वह अंदर दाखिल हुआ तो वह बेढंगे अंदाज में सो रही थी। वह अपने कोट के बटन खोलता हुआ उसकी ओर बढ़ा। आयशा की झाड़ी नीचे को ढलकी हुई थी। वह उसे बिस्तर के किनारे से थोड़ा आगे खींचता हुआ अपने मकतूल चाचा के ख्याल से मगन हुआ और उसके अंदर शरारे फूटने लगे। वह खुद पर काबू पाते हुए पीछे हटा और वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह निकला तो आयशा उसी हालत में बेपरवाह सो रही थी। तौबा है, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे बंदे का ईमान खराब कर दे। उसकी कुर्ती से उसका पेट नजर आता देखकर वह खुद से बड़बड़ाता हुआ अपने बाल तौलिए से सुखाने लगा। वह थोड़ा सा कसमसाया तो उसके सुनहरे बालों की लट उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। यह मंजर देखकर अहमद के दिल में हंगामा सा बरपा हुआ। वह 15 साल की होने के बावजूद मुकम्मल हुस्न रखती थी, जो किसी का भी दिल डगमगा सकता था। वह तो फिर उसका शौहर था। बाल सुखाकर वह उसकी ओर आया और उसे सीधा लिटाया ताकि वह गिर न जाए। उसे छूते ही आयशा करंट खाकर बेदार हुई। आप कौन हैं? वह डर कर पीछे हटते हुए बोली। अहमद का दिल चाहा कि अपना सिर पीट ले। जिसे अपने शौहर का ही पता न था। वही हूं जिसके साथ तुम्हारा अभी निकाह हुआ था। तुम्हारा शौहर, वह चबाचबाकर बोला। वो आप हैं? वह हैरत से उस खूबसूरत शख्स को देखते हुए बोली, जो उससे 15 साल बड़ा था। जी, मैं ही हूं। वह कहते हुए उठ खड़ा हुआ और बिस्तर की दूसरी साइड पर चला गया। मैं वनी होकर आई हूं। फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, जबरदस्ती नाहक लेंगे मुझसे? वह अचानक दर्द भरी आवाज में बोली। अहमद चौंक पड़ा। यह सब किसने कहा तुमसे? वह भौहें उचकाते हुए पूछने लगा। भला वह इस 15 साल की लड़की से अपना हक कैसे ले सकता था, जिसे शादी का मतलब भी ठीक से मालूम न था। निकाह के वक्त कुछ लड़कियां ऐसी ही बोल रही थीं कि जो वनी होकर जाती है, उसका शौहर उस पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। वह खामोशी से सिर झुकाते हुए बोली। अहमद का तजस्सुस बढ़ा। और क्या कहती थी वो? वह सवाल करते हुए उसकी मासूमियत से मुतासिर हो रहा था। और कहती थी कि तुम हिम्मत से काम लेना, इस सब में बहुत दर्द होता है। वह रोहा से होकर बोली। अहमद को झटका लगा। वह यह सब ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वह तो खुद वनी की रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव की रस्मों के आगे मजबूर और बेबस हो गया। इधर आओ, मेरे पास, वह अचानक बोला। आयशा ने सिर उठाकर देखा। थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब हुई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी तुम? उसने अगला सवाल किया। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर अहमद ने एकदम उसके बाजू को खींचकर और अपनी ओर किया। आयशा का दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे करीब होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर न लगे और मुझे तुम्हें समझने में मदद मिले। उसके लहजे में नरमी थी। आयशा का दिल बड़ी मुश्किल से संभला था, वरना वह तो समझी थी कि शायद वह अपना हक लेने लगा है। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना ही अपना हक लेंगे, वह मासूमियत से बोली। अहमद को वह सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। आयशा का नन्हा सा दिल बड़ी शिद्दत से धड़का था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर कोई जुल्म और जबरदस्ती नहीं करूंगा, वह मोहब्बत से बोलता उसे हैरान कर गया। सच में? वह उसके सीने से मुंह निकालते हुए यकीन दिलाने लगी। अहमद का दिल बेइख्तियार हुआ था। हाँ, सच में, कहते हुए उसने आयशा की रोशन पेशानी पर अपने होंठ रखे। वह जीजान से कांप रही थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। वह उसका चेहरा थाम कर उसे आरामदेह बनाने लगा। आयशा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांपना बंद हुआ। चलो, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वह उसे अपने हिसार से आजाद करते हुए बोला। आयशा अपनी जगह पर परसकून होकर आंखें मूंद गई। आयशा, ये कपड़े क्यों नहीं बदले? चुप क्यों रही? उसने उसके जोड़े की ओर देखकर कहा। आयशा ने आंखें खोलीं। चुप रही हूं, लेकिन मेरे पास कोई सूट ही नहीं, क्या करूं? फिर वह मुंह बनाकर बोली।
वह अलमारी की ओर बढ़ा और उसमें से अपनी एक ट्राउजर और शर्ट निकालकर उसे थमा दी। आज की रात गुजार लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वह बात करते हुए वापस वार्डरोब की ओर बढ़ गया। अब वह एक नए इम्तिहान में फंस गई थी। उसके बाल कुर्ती की जिप में अटक कर रह गए, जो निकल नहीं रहे थे। वह बारहा कोशिशें करके थक चुकी थी। उसे ज्यादा वक्त लगता देखकर अहमद भी परेशान हो गया। आयशा, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी। वह बेबसी से लिप कतरती दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दें, बाल उसमें अटक गए हैं। वह अपनी कमर उसकी ओर करते हुए बोली। उसकी शफ्फाफ कमर पर सियाह स्ट्रिप्स उसके हुस्न में और इजाफा कर रही थीं। अहमद ने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से आजाद किया। जिप खुलकर नीचे को आ गई। आयशा ने बमुश्किल अपनी कुर्ती को मुट्ठी में दबोच कर रखा, वरना वह ढलक जाती। अहमद का दिल धड़कने लगा था। हो गया, अब बदल लो, वह कहते हुए बिस्तर की ओर बढ़ गया। वह बदलकर कुछ देर बाद निकली। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी, वह उसे अपनी ट्राउजर और शर्ट में देखकर मुस्मेज होते हुए बोला। वह सरापा हुस्न लग रही थी। उसके अपने जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल हो गया था। हालांकि वह नफ्स का गुलाम नहीं था। आयशा खामोशी से सिमटकर उसके पहलू में लेट गई। उसने भी लाइट ऑफ करके आंखों पर बाजू रख लिया। यह रात उसके लिए इंतहाई मुश्किल थी। वह सुबह जल्दी उठा था। वॉशरूम जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते ही आयशा की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। वह कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। आयशा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज निहायत नरम थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। आयशा आंखें मलती हुई उठ बैठी और पलक झपकाते हुए अहमद को देखने लगी। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ी हुई थी। लंबे घने बाल उलझकर उसके कंधों और कमर पर बिखरे हुए थे। वह बेबस निगाहों से अहमद को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा। अहमद ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूं। आयशा ने झिझकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा। अहमद ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को सुखाया। उसके हाथ नरमी और महारत से चल रहे थे। फिर वह आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, आयशा, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा। आयशा ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अहमद ने बड़ी एहतियात से बालों की लट को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस, अब बिल्कुल परफेक्ट हो। वह पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। आयशा ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू, अहमद, वह मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो, मैं मदद कर दूंगा, अहमद ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर वह भी मुस्कुरा दिया। वह दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। आयशा के चेहरे पर झिझक नुमाया थी। उसके कदम अहमद के साथ चलने में कांप रहे थे। वह हर कदम पर अहमद की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और भरोसे की मुंतजिर हो। अहमद ने उसकी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके खौफ को कुछ हद तक कम कर गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वह दोनों अंदर दाखिल हुए, राबिया की नजरें आयशा पर जा ठहरीं। उनकी परेशानी पर बल पड़ गए थे। यह क्या तमाशा है? अहमद, इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों ले आए हो? अहमद ने आयशा का हाथ मजबूती से थाम लिया और अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा हो गया। राबिया, यह अब से मेरी बीवी है और जहां मैं हूं, यह भी वहीं होगी। यह मेरे बराबर में बैठेगी। राबिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मत भूलो, अहमद, कि यह लड़की तुम्हारे चाचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें अहमद और राबिया पर जम गईं।
आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अहमद ने गहरी सांस ली और राबिया की ओर देखा। यह कातिल की बेटी है, राबिया, मगर यह खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। अहमद की आवाज में इतना भरोसा और सख्ती थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स हैरतशदा रह गया, जैसे किसी ने उन पर साख्ता तारी कर दिया हो। सबकी आंखें अहमद पर जम गईं। राबिया की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि अहमद उनकी बात का इस तरह जवाब दे सकता है। पास खड़ी आयशा खौफजदा हो गई थी। तुम परेशान मत हो आयशा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बहस का माहौल इस कदर बोझिल हो चुका था कि आयशा का खड़े रहना मुहाल हो गया। वह कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे छलनी कर रही थीं। आओ, ऊपर चलते हैं, वह उसकी हालत देखते हुए बोला। राबिया ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अहमद उनकी तरफ देखे बिना आयशा को आराम से अपने साथ ले गया। वह खामोश थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अहमद ने उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर बिठाया। अब यह सब बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सबको मैं देख लूंगा। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में भरोसे के साथ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अहमद ने मुस्कराते हुए उसके आंसू साफ किए। चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूं, फिर दोनों नाश्ता करते हैं। यह कहते ही वह उठकर चला गया। वह आयशा को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और वह अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के तल्ख वाक्य के बाद उसका दिल बहुत बोझिल हो चुका था, मगर अहमद के तसल्ली बख्श अल्फाज ने उसे कुछ सुकून दिया था। वह थकन के दोबारा बिस्तर पर लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर हुई थी कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मलती हुई दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजिमा खड़ी थी। बीबी जी, राबिया ने आपको नीचे बुलाया है। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वह सामने खड़ी मुलाजिमा को देखने लगी, जैसे यह जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में वसव से उठने लगे थे। वह धीरे धीरे नीचे आई। उसके कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वह लाउंज में पहुंची, राबिया की तेज नजरें उस पर गड़ गईं। याद रखो, अहमद की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए, तो सारे काम तुम्हें करने होंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई? आयशा ने बमुश्किल अपनी हिम्मत जमा की और सिर झुकाकर हल्के से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। राबिया ने इशारा किया। अच्छा, अब जाकर मुलाजिमा के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। उसे एक और धक्का लगा। उसे तो इन कामों का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, मगर वह कुछ बोलने की हिम्मत न कर सकी और सिर झुकाकर राबिया के हुक्म पर चल पड़ी। मुलाजिमा उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां कपड़ों का ढेर पड़ा था। कपड़े देखकर आयशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सब धोना है बीबी जी, किसी की मदद नहीं लेनी, वरना राबिया बुरा पेश आएंगी। और यह कहकर वह बाहर चली गई। आयशा ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए कांप रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में वह थकन से चूर हो गई। उसके हाथ लाल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी वह हार मानने की बजाय काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई आजमाइश था। वह दिल ही दिल में सब्र करते कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब अहमद ऑफिस से हवेली वापस आया। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। आयशा बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा लाल था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वह इतनी मासूम लग रही थी कि अहमद का दिल तड़प उठा। वह तेजी से उसके करीब आया। आयशा, क्या हुआ मेरी जान? क्यों इस तरह रो रही हो? आयशा ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी कांपती हुई आवाज और नम आंखें उसे और बेबस जाहिर कर रही थीं।
वह एकदम अहमद के गले लग गई और सिसकियां लेते हुए बोली, आज आज मुझसे राबिया ने बहुत सारे कपड़े धुलवाए। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। यह सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी, मगर वह आयशा के सामने खुद पर काबू पा गया। उसने आयशा को अपने बाहों में भर लिया। चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूँ। नहीं नहीं, आप यह क्या कर रहे हैं? उसने फौरन इनकार किया। चुपचाप लेट जाओ आयशा, यह मेरा हुक्म है, वह थोड़ी सख्ती से बोला। आयशा बेबस होकर लेट गई। अहमद ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबाना शुरू किया। उसके हाथ इतनी नरमी से हिल रहे थे कि उसने उसके कंधों, बाहों और नन्हे जिस्म के हर हिस्से को इस तरह दबाकर सुकून दिया कि आयशा के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून के आसार जाहिर होने लगे। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी, वह शर्म से लाल पड़ते हुए बोली। तुम मेरी जिम्मेदारी हो आयशा, तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। इसके बाद आयशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। अहमद ने उसके चेहरे को प्यार से देखा, उसकी पेशानी पर एक नरम बोसा दिया और उसका कंबल ठीक करके खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वह कमरे से बाहर निकल गया। वह तेज कदमों के साथ राबिया के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में गैरमामूली सख्ती थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहां अबूजान, यासिर और दूसरे बड़े गहरी गुफ्तगू में मशगूल थे। अहमद ने सीधा राबिया की तरफ देखा। राबिया, आपने आयशा से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर के बाकी मुलाजिम खत्म हो गए थे? उसकी आवाज में गुस्सा था। राबिया, जो सुकून से बैठी थीं, उसके सवाल और लहजे पर फौरन चौंक गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। अहमद, यह कैसा लहजा है? क्या तुम अब हमसे इस तरह बात करोगे? जब से वह लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जुबान और रवैया दोनों बदल गए हैं। भूल गए हो कि हम तुम्हारे बड़े हैं? राबिया ने गुस्से से कहा। राबिया, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी बीवी की है। वह इस घर में जैसे भी आई, चाहे वनी होकर आई हो या मेरी मर्जी से, लेकिन अब वह मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मुलाजिमों जैसा समझकर उसके साथ ज्यादती करे। वह अपने गुस्से को पीकर निहायत तहम्मुल से बोला। मैं इस घर के काम मुलाजिमों से करवाऊंगा, आयशा से नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। अबू जान और बाकी बड़े हैरत से अहमद को देख रहे थे। राबिया का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उनकी खामोशी का गवाह बन चुका था। अहमद ने एक नज़र सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में दस्तरख्वान सजाया जा चुका था। राबिया और बाकी घरवाले अपनी नशिस्त संभाल चुके थे, मगर अहमद और आयशा गायब थे। राबिया ने इर्द गिर्द देखते हुए मुलाजिमा को बुलाया। अहमद कहाँ है? और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना क्यों पसंद नहीं किया? राबिया ने पूछा। राबिया, वो अपने कमरे में खाना मांग रहे हैं, मुलाजिमा ने अदब से कहा। यह सुनकर राबिया का चेहरा लाल हो गया। जाकर अहमद को कहो कि फौरन नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाएं। हवेली के उसूल इस तरह नहीं बदलते, वह गुस्से से बोली। मुलाजिमा सिर हिलाती हुई फौरन उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के अंदर अहमद और आयशा सुकून से बैठे हुए थे। आयशा के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी का इंतजार था और अहमद उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। मुलाजिमा ने दस्तक दी। साहब, राबिया ने कहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। राबिया से जाकर कहो, मैं और आयशा डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना कमरे में ही दिया जाए। यह फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा, उसने संजीदगी से कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजिमा सहमे हुए अंदाज में सिर हिलाती हुई वापस चली गई और राबिया को यह पैगाम दिया। राबिया, जो पहले ही गुस्से में थीं, यह सुनकर और भड़क गईं। उनके चेहरे की सख्ती और निगाहों की चमक खौफनाक हो गई। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा।
यह लड़की अहमद को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। यह सब उसी के असरात हैं। राबिया का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उनके दिल में आयशा के लिए साजिश के ख्यालात जन्म लेने लगे। आयशा, जो अपनी मासूमियत में अहमद की मोहब्बत से मुतमिन थी, इस बात से बेखबर थी कि राबिया के दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग और भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और अहमद मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। आयशा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसे नया मोबाइल अहमद ने लेकर दिया था ताकि वह अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। राबिया, जो पहले ही अहमद की मोहब्बत और आयशा की मौजूदगी से कुढ़ रही थीं, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आईं। जब उन्होंने आयशा को इस बेफिक्री से मोबाइल पर वक्त गुजारते देखा तो उनकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वह गुस्से से कमरे के अंदर आईं और एक झटके में आयशा के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। आयशा ने खौफजदा निगाहों से राबिया की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सकती, राबिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से आयशा का सिर दीवार से जा लगा और वह दर्द से चीख उठी। तुम्हारी यह जुर्रत कि हमारे उसूल के खिलाफ जाओ, अहमद को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखो। किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज से दरो दीवार हिल गए थे। आयशा, जो दीवार के साथ सहमी खड़ी थी, रोते हुए बमुश्किल बोली, राबिया, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राबिया ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। राबिया ने मुलाजिमा को आवाज दी, इसे नीचे ले जाओ। मुलाजिमा फौरन कमरे में दाखिल हुई और आयशा, जो खौफ और बेबसी के आलम में थी, को घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन उसकी आवाज किसी ने न सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बड़े और हवेली के अन्य अफराद मौजूद थे। सबने मुलाजिमा को आयशा को घसीटते हुए आते देखा। राबिया ने फिर से आयशा के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ उनके गुस्से का इजहार और शदीद होता गया। आयशा की चीखें और सिसकियां हवेली में गूंजने लगीं। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होंठ फट गया था और उसमें से खून रिसने लगा। यासिर ने आगे बढ़कर राबिया को रोकना चाहा, मगर अबूजान ने उसे बाजू से थामकर रोक लिया और फिर राबिया ने इतनी कुव्वत से उसे थप्पड़ मारा कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक जिस्म और ताब न ला सका और वह बेहोश हो गई। ऐन उसी वक्त अहमद हवेली में दाखिल हुआ। वह अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर आयशा को जमीन पर बेहोश होता देख और उसके होंठों से रिसने वाले खून को देखकर उसके अंदर का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। वह भागते हुए आयशा के पास आया, उसे बाहों में उठाया। यह सब क्या हो रहा है? किसने किया है ये सब? वह चीखा, मगर किसी ने कोई जवाब न दिया। वह एक लम्हा भी जाया किए बिना आयशा को उठाकर हवेली से बाहर निकला और फौरन गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। आयशा की बेहोशी और चेहरे पर लगे जख्म उसकी रूह को चीर गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। आयशा उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ से खून बह रहा था और चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें मामूली सी थीं, लेकिन उसकी बेहोशी अहमद के दिल को जख्मी किए जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वह उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टरों ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और उसका फौरी मुआयना शुरू कर दिया। वह बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। आपकी मरीज को शायद काफी शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई थी। हमने उन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर के अल्फाज रुक गए, जैसे वह और कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? साफ साफ बताइए, अहमद ने बेकरारी से पूछा। देखिए, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और यह किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है।
एक मासूम कम उम्र बच्ची पर इस तरह का जुल्म नाकाबिल-ए-कबूल है। आपको उनका खास ख्याल रखना चाहिए। यह सुनते ही अहमद की रूह जैसे कांप गई। उसके दिल पर एक बोझ सा पड़ गया। वह खुद को इस बात पर मलामत करने लगा कि उसने आयशा को हवेली में छोड़ा ही क्यों। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक वजूद और हवेली वालों की सख्त दिली उसके दिल को चाक कर रही थी। आयशा को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। वह उसके पास बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वह उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देख रहा था, जो उसकी बेबसी और दर्द के गवाह थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था कि वह आयशा को अब कभी हवेली वापस नहीं ले जाएगा। वह इस मासूम को उन बहसों के दरमियान और नहीं छोड़ सकता था। मैं इसका मुहाफिज हूँ, इसका साथी और इसकी खुशियों का जिम्मेदार भी। मैं कैसे इससे लापरवाही बरत सकता हूँ? वह खुद से बोला। उसका दिल यह सोचकर और ज्यादा दुखने लगा था, लेकिन वक्त ने उसे ये बता दिया था कि वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। वह अपनी मोहब्बत को और किसी के जुल्म का शिकार नहीं होने देगा। अहमद ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखा। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। आयशा बेहोशी की हालत में थी, लेकिन अहमद की बातों में मोहब्बत और खुलूस साफ छलक रहा था। फार्म हाउस की खामोश फजा में अहमद आयशा को लेकर आया था। गाड़ी से उतरते ही आयशा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। यह जगह एक ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैला सब्जा, एक परसकून सा माहौल और वह खूबसूरत घर जो अहमद ने आयशा के लिए चुना था। मगर उसकी आंखों में अब भी वह खौफ था जो अहमद को बेचैन कर रहा था। अहमद ने आहिस्ता से उसे सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने आयशा को एक आरामदेह कुर्सी पर बिठाया और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। आयशा की आंखों में थकन और दुख था, जुबान पर खामोशी की मुहर लगी थी। आयशा, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को रौंद सके। हम यहाँ सुकून से रहेंगे, दूर उन सब से जो तुम्हें रुलाते थे। आयशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ कह न सकी। अहमद उसकी खामोशी के पीछे छिपे दुख को महसूस कर सकता था। वह उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वह कहकर किचन की तरफ बढ़ गया। मुलाजिम से किचन से खाना लेकर आया तो उसने प्लेट आयशा के सामने रखी। अब वह अपने हाथों से निवाले बनाकर उसे खिलाने लगा। चलो, खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं, हम वाकई इस घर में रहेंगे, वह चौंक कर बोली। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ आयशा, यह घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई और नहीं होगा, कोई जुल्म करने वाला, कोई तकलीफ देने वाला। यह घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए, वह मोहब्बत से बोला। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई। वह बच्चों की तरह खुश हो गई और बेइख्तियार अहमद के गले लग गई। अहमद ने हल्के से उसे थपथपाया। थोड़ा सा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वह उसके होठों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते हुए मखमूर लहजे में बोला। क्या मतलब? कौन सी मुश्किल? आयशा ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, कमरे में जाकर। मैं यह बर्तन रखकर आता हूँ। अहमद ने उसे शरारती निगाहों से देखकर कहा। वह हौंक की तरह उसे देखकर रह गई। अहमद की मानी खेज बात उसके सिर के ऊपर से ही गुजर गई थी। वह अहमद के फोन पर कार्टून देखने में मगन थी और अहमद उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आयशा की मासूम हंसी और कार्टून के किरदारों की आवाजों ने माहौल को हल्का फुल्का बना रखा था। लेकिन अचानक अहमद के फोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। आयशा ने बेध्यानी में फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उस पर लिखा हुआ राबिया उसके ज़हन को उलझा गया। आपके फोन पर कॉल आ रही है, उसने आहिस्ता से कहकर फोन अहमद को पकड़ा दिया। उसने फोन आयशा के हाथ से लिया और कॉल उठाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया।
उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी आयशा को कुछ अजीब सा लगा, मगर वह खामोश रही। अहमद ने कमरे से बाहर जाकर फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ राबिया का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया। कहाँ हो तुम, अहमद? 2 दिन हो गए हैं, तुमने हवेली में कदम तक नहीं रखा। उनके लहजे में सख्ती और तल्खी नुमाया थी। उसने गहरी सांस ली। राबिया, अब मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग आयशा को दिल से कबूल नहीं करेंगे। वह बेशक वनी होकर उस घर में आई है, लेकिन अब वह मेरी बीवी है। अहमद मीर शाह की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सब सुनकर राबिया का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? राबिया की बात को अहमद ने बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज में गैरमामूली ठहराव और सख्ती थी। राबिया, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों से आयशा के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर उसने बिना किसी तवक्कुफ के फोन बंद कर दिया। राबिया दूसरी तरफ सुलग कर रह गईं। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले आसार थे। अहमद ने फोन बंद करके एक लम्हे को खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही अहमद ने आयशा की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पर कार्टून देखने में मगन थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा। चलो आयशा, अब बहुत कार्टून देख लिया, अब सो जाओ। वह नरमी से बोलता हुआ उसके पास आया। नहीं, मुझे अभी और कार्टून देखने हैं, उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा। उसकी जिद पर वह सिर पकड़ कर रह गया। उसने हमेशा बाशौर अपनी हम उम्र और समझदार बीवी का ख्वाब देखा था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मगर हकीकत यह थी कि उसे यह मासूम और जिद्दी सी 15 साल की लड़की मिली थी, जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। वह उस मासूम सी लड़की से मोहब्बत करने लगा था। अपनी सोचों को झटकते हुए वह भी बैठ गया। ठीक है, देख लो कार्टून। उसने मोबाइल में उसके लिए नए कार्टून लगा दिए, फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोनों अपने काम में मशगूल थे कि अचानक लाइट चली गई। आयशा के चेहरे पर खौफ के आसार नुमुदार हुए। वह एकदम उछलकर अहमद की गोद में आ बैठी। अहमद इस गैर मुतवक्के हरकत पर बौखला गया। यह क्या कर रही हो आयशा? कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, अभी आ जाएगी लाइट। वह संभलकर बोला। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास ही रहना है, वह खौफ से कांपते हुए बोली। अहमद ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी हो सके। आयशा का चेहरा उसके कंधे के करीब था और उसके होंठ बेइख्तियार आयशा की गर्दन से मस हो गए। उसकी कुर्बत ने अहमद के अंदर एक तूफान सा बर्पा कर दिया। वह बमुश्किल अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। आयशा की और नजदीकी ने उसे बेचैन कर दिया। आयशा, प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, साइड पर होकर बैठो, कुछ नहीं होता। वह सब्र की इंतहा पर था। शायद नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी गोद में ही रहना है, वह जिद्दी बच्चे की तरह बोली। अहमद ने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। उसका दिल बहकने लगा था, मगर वह जानता था कि उसे अपने जज्बात पर काबू पाना जरूरी है। वह 15 साल की मासूम लड़की थी, उसकी शिद्दत को नहीं सह सकती थी। कुछ लम्हों बाद लाइट वापस आ गई। अहमद ने सुकून की सांस ली। यार, अब तो पीछे हट जाओ, लाइट आ गई है, मुझे मेरा काम करने दो। वह उसकी गोद से उतरकर साइड पर बैठ गई, मगर अहमद की हालत बहुत नर्वस थी। वह गहरी सांस खींचकर वापस अपने काम में मशगूल हो गया। वह अपने ऑफिस में बैठा काम करने में मशगूल था। उसकी तवज्जो पूरी तरह स्क्रीन पर थी जब अचानक दरवाजा खुला और अबूजान और यासिर अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर अहमद चौंक गया और फौरन इज्जतन खड़ा हो गया। अबूजान, आप यहाँ, प्लीज बैठिए। वह उनकी तरफ बढ़ा। अबूजान और यासिर खामोशी से सोफे पर बैठ गए।
अहमद ने उनके लिए पानी मंगवाकर खुद भी करीब ही बैठ गया। यासिर की गहरी नजरें और अबू जान की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। अहमद, यह क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो। यासिर ने बात का आगाज किया। अबू जान, वह लड़की सिर्फ लड़की नहीं, वह अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। वह मजबूत लहजे में बोला। मत कहो कि वह तुम्हारी बीवी है, वह वनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चाचा को कत्ल किया है, यह भूल गए हो क्या? अबू जान ने अपना असा जमीन पर रखकर सख्त आवाज में कहा। अहमद का चेहरा एक पल के लिए साकित हुआ। अबू जान, मैं कुछ नहीं भूला, सब याद है, हर बात, हर जख्म। मगर यह भी याद है कि वह मासूम लड़की कातिल नहीं, उसका बाप कातिल है। मैं हमेशा वनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि मुझसे उम्मीद न रखिएगा कि मैं इस रस्म को निभाऊंगा, मगर फिर भी आपने जबरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 15 साल छोटी मासूम लड़की से करवा दिया। अब जब यह सब कुछ आप लोगों की मर्जी से हुआ है, तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना पड़ेगा आप सबको, वरना यह बिजनेस, ये सब कुछ भी मैं छोड़ दूंगा। उसके सख्त और खरे लहजे ने ऑफिस की फजा में खामोशी भर दी। वह अहमद, जो हमेशा उनके हर हुक्म के आगे सिर झुका देता था, आज उन्हें यूं खरी खरी सुना रहा था। अबू जान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह वही अहमद है। अबू जान ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। देखो बेटा, गुस्से में फैसले इस तरह के नहीं किए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन आयशा और तुम हवेली वापस आ जाओ। वह तहम्मुल से बोले। नहीं अबू जान, मैं और आयशा पर जुल्म नहीं होने दूंगा, वह सिर्फ 15 साल की है। आप लोगों ने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया और उसे अपनी नफरतों का निशाना बना डाला। राबिया को किसी ने कुछ नहीं कहा, वह उस पर जुल्म करती रही, मगर अब नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज में वह शिद्दत थी जो अबू जान और यासिर को खामोश कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम कोई हल निकालेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। यासिर ने भी उसे समझाना चाहा। जब आप लोग कोई हल निकाल लेंगे और आयशा के साथ इंसाफ करेंगे, तब मैं वापस आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं, उसने दो टूक जवाब दिया। अबू जान और यासिर एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। अबू जान और यासिर आहिस्ता कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गए। अहमद एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिर गया। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों मौजूदा थे, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब वह इस मासूम के हक के लिए हर हद से गुजर जाएगा। वह ऑफिस से थकाहारा वापस आया और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर आयशा पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वह अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वह कदम कदम चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बेइख्तियार उससे पूछ बैठा, यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो नहीं लाकर दी तुम्हें। मुलाजिमा फातिमा खाला की बेटी है न, वह लाई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहनकर देखती हूँ। मुझे बहुत पसंद आई। उसके लहजे में मासूमियत थी। वह सिर पकड़ कर रह गया। फिर अचानक आयशा की साड़ी, जो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। आयशा के तमाम नशीब अफराज अहमद के सामने वाह हो गए। उसका नाजुक निमबरन वजूद अहमद के सामने कयामत खेज मंजर पेश कर रहा था। वह उसे गहरी निगाहों से देखकर रह गया। वह फौरन शर्मिंदा होकर साड़ी उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कर देना। अहमद, वह बेचारी से बोली। मैं कैसे मदद करूं? मुझे नहीं आती। उसे बच्चों की तरह परेशान देखकर उसे हंसी आई। तो फिर आप फोन से देखकर पहना दें, मुझे नहीं पहननी आ रही। अहमद उसकी जिद के आगे हार कर आगे बढ़ा। ठीक है, रुको। वह अपना फोन निकालकर साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। अहमद के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। आयशा की कुर्बत में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था।
उसका दिल चाह रहा था कि वह इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर ले, मगर वह जानता था कि वह अभी बहुत छोटी है। वह उसकी शिद्दत को नहीं सह पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को दुरुस्त तरीके से उसे पहना दिया। वह कयामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में वह एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। वह उसे देखता रह गया। आखिर इतना रूप वह कहाँ से लाती थी? बताइए, कैसी लग रही हूं? वह पल्लू को लहराते हुए बच्चों की तरह खुश होते हुए पूछने लगी। बहुत हसीन लग रही हो, वह बेइख्तियार बोलता, उसे सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गया। वह जो अब बेहद खुश नजर आ रही थी, आगे बढ़कर अहमद की तरफ उसे गले लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गई। वह उसकी जुर्रत पर हक्का बक्का रह गया। उसे अचानक एक शरारत सूझी और वह एकदम शिद्दत से आयशा की तरफ झुक गया। चलो, अब ऐसे भी करो, वह मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नहीं, ऐसे दर्द हुआ है मुझे, वह मासूमियत से मुंह बनाकर अपने होठों को सहलाते हुए बोली। वह मुस्कुराकर उसे खुद में खींच गया। वह जानता था कि इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसका सबसे बड़ा जमाल था। राबिया के कमरे का माहौल खासा सर्द और दबाव से भरा हुआ था। अबूजान, यासिर और हवेली के बाकी बड़े अपनी जगह पर सिर झुकाए खामोशी से बैठे थे। राबिया के चेहरे पर उलझन, गुस्सा और बेबसी का इंतजार था। उनकी आंखों में वही शोले जल रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अहमद इस हद तक जा सकता है। यह वही अहमद है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था, और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक गए, लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? क्या बात है जो उसने उसे इस हद तक बदल दिया है? राबिया ने कहा। राबिया, जो भी है, हमें अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। उसने वाजह अल्फाज में कह दिया है कि जब तक हम आयशा के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, वह इस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह मसला और बढ़ जाएगा। यासिर ने तफसील से उन्हें आगाह किया। राबिया ने अपने चेहरे पर उलझन का तासुर और गहरा कर लिया। उनकी पेशानी की शिकनें वाजह हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर वह उस लड़की के लिए इतना ही जिद पर अड़ा है तो हम सबको मिलकर उसे मनाना होगा। लेकिन यह बात मेरी इज्जत के खिलाफ है कि उस वनी की वजह से हम झुकें। अबूजान, जो अब तक खामोश थे, आहिस्ता से बोले, राबिया, यह इज्जत की बात नहीं है, यह हमारे खानदान की बात है। अगर अहमद हमसे हमेशा के लिए अलग हो गया तो हम सबका नुकसान होगा। वह हमारा बेटा है, हमारा वारिस है। हमें उसके दिल को जीतना होगा। अगर इसके लिए आयशा को कबूल करना पड़े तो हमें यह करना होगा। राबिया की आंखों में गुस्सा अब भी बाकी था, लेकिन अबूजान की बातों ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वह खामोश हो गईं और सिर झुकाकर सोच में डूब गईं। दूसरी तरफ फार्म हाउस में आयशा और अहमद की जिंदगी एक नए रंग में ढल रही थी। आयशा अब ज्यादा परसकून थी। अहमद उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता था। वह उसे पढ़ाई के लिए हौसला देता, उसके साथ वक्त गुजारता और उसकी हर बात को गौर से सुनता। आयशा की मासूमियत अब आहिस्ता आहिस्ता एक पुख्ता हुस्न में बदल रही थी। वह अब इस घर को अपना घर समझने लगी थी। अहमद उसके लिए एक मुहाफिज, एक दोस्त और एक रहनुमा बन चुका था। वह उसकी हर छोटी सी बात पर हंसता, उसकी जिद पर सिर पकड़ता और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता। एक दिन शाम के वक्त, जब वह दोनों फार्म हाउस के बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे, अहमद ने आयशा की तरफ देखकर कहा, आयशा, क्या तुम अब खुश हो? क्या तुम्हें यह घर पसंद आया? आयशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, मैं इससे ज्यादा खुश कभी नहीं थी। आपने मुझे एक नया घर दिया, एक नया सुकून दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसकी बात पर अहमद के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। वह उसकी तरफ झुका और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आयशा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आयशा शर्माकर सिर झुका गई।
लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी खुशी और मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। वक्त गुजरता गया। आयशा की पढ़ाई जारी थी और अहमद उसकी हर मुमकिन मदद करता था। वह उसे अपने साथ शहर ले जाता, उसे नई नई जगहों पर घुमाता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। आयशा अब 16 साल की हो चुकी थी और उसकी मासूमियत अब एक पुख्ता हुस्न में बदल रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी छोटी छोटी हरकतें अहमद के दिल को छू रही थीं। वह जानता था कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है, लेकिन वह उसकी कम उम्री की वजह से अपने जज्बात पर काबू रखता था। दूसरी तरफ हवेली में हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे थे। अबू जान और यासिर ने राबिया को समझाने की कई कोशिशें कीं। वह राबिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आयशा को कबूल करना ही खानदान की भलाई के लिए जरूरी है। राबिया, जो अब भी अपनी जिद पर कायम थीं, आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगी थीं। उन्हें एहसास हो रहा था कि अहमद की जिद और उसकी आयशा से मोहब्बत कोई मामूली बात नहीं है। वह उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती थीं। आखिरकार एक दिन अबू जान ने राबिया को बुलाया और कहा, राबिया, अब बस करो। हम सबको मिलकर अहमद और आयशा को वापस बुलाना होगा। हमें अपनी गलती माननी होगी। वह हमारा बेटा है और हम उसे खो नहीं सकते। राबिया ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, ठीक है अबू जान, मैं तैयार हूं। हम अहमद को वापस बुलाएंगे और आयशा को कबूल करेंगे। यह फैसला सुनकर अबू जान और यासिर के चेहरे पर इत्मीनान की लकीर फैल गई। उन्होंने फौरन अहमद से राब्ता किया और उसे हवेली वापस आने की दावत दी। अहमद ने कुछ झिझकते हुए इस दावत को कबूल किया, लेकिन उसने वाजह कर दिया कि वह आयशा के बिना हवेली में कदम नहीं रखेगा। एक दिन जब अहमद और आयशा हवेली वापस आए तो पूरे खानदान ने उनका परतपाक इस्तकबाल किया। राबिया, जिनके दिल में अब भी कुछ खटक थी, ने आयशा के सामने झुककर माफी मांगी। आयशा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैं तुम्हें इस खानदान का हिस्सा मानती हूँ। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राबिया के हाथ थामे और कहा, राबिया, मैंने आपसे कभी कोई गिला नहीं किया। मैं बस आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। इस लम्हे ने हवेली के माहौल को बदल दिया। खानदान ने आयशा को दिल से कबूल कर लिया और अहमद का चेहरा खुशी से चमक उठा। वक्त तेजी से गुजरता गया। आयशा अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी सालगिरह का दिन था और अहमद ने उसके लिए एक खूबसूरत तकरीब का इंतजाम किया था। फार्म हाउस को फूलों से सजाया गया था और आयशा एक खूबसूरत लाल जोड़े में मलबूस थी। वह इस वक्त तक एक पुख्ता और खूबसूरत औरत बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसके साथ एक गहरी पुख्तगी भी शामिल हो गई थी। तकरीब में खानदान के तमाम अफराद मौजूद थे और सब आयशा की खूबसूरती और सादगी की तारीफ कर रहे थे। रात गए जब सब लोग जा चुके थे। अहमद और आयशा फार्म हाउस के कमरे में अकेले थे। आयशा ने अहमद की तरफ देखा और कहा, अहमद, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक नया घर दिया और सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत दी। अहमद ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथ थामे और कहा, आयशा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह आज पूरा करूंगा। वह आहिस्ता से उसके करीब आया और उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। आयशा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी रजामंदी को जाहिर कर रही थी। अहमद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल कुर्बत पाली। यह वह लम्हा था जब उनकी मोहब्बत अपनी तकमील को पहुंच गई। आयशा, जो कभी एक मासूम और खौफजदा लड़की थी, अब अहमद की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल और हर रुकावट को उबूर कर लिया था। हवेली में अब सुकून का दौर दौरा था। राबिया और बाकी खानदान ने आयशा को दिल से कबूल कर लिया था। अहमद और आयशा की मोहब्बत की कहानी हर एक के लिए एक मिसाल बन गई थी कि मोहब्बत और खुलूस हर नफरत और जुल्म पर गालिब आ सकता है।
वह दोनों अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उनकी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी बन गई जो हर मुश्किल हालात में भी अपनी जगह कायम रही।